दोस्तों, आज जो सीरीज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उसको अब तक मैं इग्नोर करते आ रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये सीरीज बच्चों के लिए बनी होगी। लेकिन भाई साहब, जब मैंने इस सीरीज को देखा तो एक पल के लिए भी स्क्रीन से साइड नहीं हो पाया। इस सीरीज में आप देखेंगे कि एक छोटे से शहर हाकिन्स में जहाँ जिंदगी बिल्कुल सामान्य चल रही थी, वहाँ एक रात अचानक से एक बच्चा गायब हो जाता है। अब वो बच्चा कहाँ पर गया, उसको ढूंढने के लिए उसके दोस्त अपनी जी जान लगा देते हैं। गायब हुए लड़के के दोस्त छोटे जरूर हैं, लेकिन बहुत ही शैतान और किसी से भी ना डरने वाले हैं। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, उनको पता चलता है कि इस दुनिया के जैसी एक और दुनिया भी है और शायद उनका दोस्त उसी दुनिया में पहुंच गया। अब वो लोग अपने दोस्त को वापस लाने के लिए क्या करेंगे, ये सब देखने में आपको बहुत मजा आएगा। दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज पसंद नहीं आई तो आपके पूरे पैसे वापस। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत 6 नवंबर सन 1983 से होती है, जहां हाकिन्स नाम के एक शहर में एक लेबोरेटरी के अंदर कुछ अजीबोगरीब हादसे हो रहे थे। एक साइंटिस्ट काफी घबराया हुआ इधर उधर भाग रहा था, जैसे कोई अजीब चीज उसका पीछा कर रही हो। फिर वो साइंटिस्ट जल्दी से भागकर लिफ्ट में पहुंच जाता है और लिफ्ट का बटन दबाने लगता है। तभी अचानक से वहां की लाइट्स भी फ्लैक्चुएट करने लगती है और वो समझ जाता है कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। तभी एक मॉन्स्टर वहां पर आकर उसको ऊपर खींच लेता है और उसका काम तमाम कर देता है। अब ये मॉन्स्टर कहां से आया और ये कितना खतरनाक है, ये हमें थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। अगले सीन में हम माइक नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने कुछ दोस्तों के साथ एक मॉन्स्टर कार्डबोर्ड गेम खेल रहा था। दरअसल इस गेम में कई सैनिक और एक मॉन्स्टर जिसका नाम डेमोगार्गन है, वो माइक और उसके दोस्तों पर हमला कर देता है और अब उनको किसी भी हाल में खुद को बचाना है। माइक और उसके दोस्त लुकास, डस्टिन और विल, इन सभी ने इस गेम को बनाने में काफी मेहनत की थी और पिछले 10 घंटों से ये लोग यही गेम खेल रहे हैं। फिर विल डेमोगार्गन से बचने के लिए अपना हथियार चुनने लगता है, लेकिन तभी माइक की मॉम कैरेन वहां पर आकर उनका गेम खराब कर देती है। माइक अपनी मॉम को कहता है कि हमें थोड़ी देर और खेलने दीजिए, लेकिन उसकी माँ उसकी बात नहीं मानती। फिर माइक के सभी दोस्त अपने अपने घर जाने लगते हैं। जब डस्टिन और विल अपनी साइकिल पर घर जा रहे थे तो डस्टिन उसको रेस लगाने के लिए कहता है। विल भी उत्साह में आकर रेस लगाने के लिए मान जाता है, लेकिन उसको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये रेस उसकी आखिरी रेस होगी। अब विल डस्टिन से काफी आगे आ जाता है। तभी उसकी साइकिल की लाइट अचानक से बंद हो जाती है और एक मॉन्स्टर विल के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब विल लड़खड़ाकर नीचे की तरफ गिर जाता है और फिर वो अपनी साइकिल को वहीं पर छोड़कर अपने घर की तरफ भागने लगता है। उस समय वो मॉन्स्टर भी तेजी से विल का ही पीछा कर रहा था, लेकिन विल जैसे तैसे अपने घर पहुंच जाता है और घर में आते ही अपनी मॉम जॉयस और अपने भाई जोनाथन को आवाज लगाने लगता है। लेकिन टेंशन वाली बात ये थी कि इस वक्त विल के घर पर कोई भी नहीं था। फिर विल घबराया हुआ किसी को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन फोन के अंदर से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी, जैसे उस मॉन्स्टर ने वहां की हर चीज को काबू कर रखा हो। तभी विल देखता है कि वो मॉन्स्टर दरवाजे से अंदर आ रहा है, जिसके बाद विल अपने बैकयार्ड की तरफ भाग जाता है। फिर घर के पीछे बने एक स्टोर के अंदर जाकर वो एक बंदूक लोड करने लगता है और फिर दरवाजे की तरफ बंदूक तान कर खड़ा हो जाता है ताकि जैसे ही वो मॉन्स्टर अंदर आए विल उसको शूट कर दे। लेकिन जब विल बंदूक ताने खड़ा था तो उसको अपने पीछे से कुछ अजीब सी आवाजें आती है और जब वो कांपता हुआ पीछे मुड़कर देखता है तो वो मॉन्स्टर विल को अपने साथ ले जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब विल की माँ जॉयस और उसका भाई जोनाथन घर वापिस आते हैं तो जॉयस विल को ढूंढने लगती है, लेकिन जोनाथन उसको कहता है कि शायद विल कल रात माइक के घर पर ही रुक गया होगा। जिसके बाद जॉयस माइक की मॉम को फोन लगाती है। कैरेन जॉयस को बताती है कि विल कल रात ही हमारे घर से चला गया था। अब ये बात सुनकर जॉयस को और भी ज्यादा चिंता होने लगती है, जिसके बाद वो सीधा विल के स्कूल में पहुंचकर वहां उसके बारे में पता करती है। दूसरी तरफ माइक, लुकास और डस्टिन जब स्कूल में पहुंचते हैं तो कुछ बदमाश बच्चे उनको परेशान करने लगते हैं, लेकिन माइक उनको इग्नोर कर देता है। अगले सीन में हम माइक की बड़ी बहन नैन्सी को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड बारबरा को स्टीव के बारे में बता रही थी। दरअसल स्टीव और नैन्सी एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन बारबरा इसी बात को लेकर नैन्सी को चिढ़ाने लगती है। फिर जब नैन्सी अपनी बुक्स रखने के लिए अपना लॉकर ओपन करती है तो उस लॉकर में से एक नोट निकलता है जिस पर लिखा हुआ था कि मुझसे मिलने के लिए बाथरूम में आओ। जिसके बाद नैन्सी स्टीव से मिलने के लिए बाथरूम में चली जाती है तो स्टीव उसको आज रात मिलने के लिए कहता है, लेकिन नैन्सी स्टीव को मना कर देती है क्योंकि उसको आज पूरा दिन पढ़ाई करनी
थी, लेकिन जब स्टीव उसको बार बार फोर्स करता है तो नैन्सी मान जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं जोयस चीफ ऑफिसर हुपर के पास विल की कंप्लेंट लिखवाने के लिए जाती है। फिर वो हुपर से मिलकर उसको सारी बात बताती है कि विल कल रात अपने दोस्त के घर पर खेलने के लिए गया था और फिर जब वो लोग माइक के घर से निकले तो रास्ते में ही विल कहीं पर गायब हो गया। फिर हुपर जोयस से पूछता है कि क्या तुमने अपने एक्स हस्बैंड लोनी से बात की। जोयस कहती है कि लोनी का इस केस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हुपर इस केस पर इन्वेस्टिगेशन करने से पहले जोयस को लोनी से बात करने के लिए कहता है, क्योंकि ज्यादातर केसों में कोई अपना ही मुजरिम निकलता है। फिर जोयस भी हुपर की बात मान लेती है। अगले सीन में हम हॉकिंस नेशनल लेबोरेटरी को देखते हैं। दरअसल यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था वो इसी लैब की वजह से हो रहा था। इस लैब का बॉस है मार्टिन ब्रेनर, जो बहुत ही खतरनाक और अजीब दिमाग वाला साइंटिस्ट है। ब्रेनर आधुनिक टेक्नोलॉजी की हेल्प से कोई ऐसा आविष्कार करना चाहता है जिससे दुश्मन देश चुटकी बजाते ही अपने घुटने टेक दे। अब इस लैब का असली राज क्या है ये हमें आगे पता चलेगा, लेकिन फिलहाल ब्रेनर और उसकी टीम एक अल्टरनेट डायमेंशन गेट को चेक करने के लिए जा रहे थे, जहां से वो मॉन्स्टर बाहर आया था। इस गेट को देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। फिर ब्रेनर दूसरे साइंटिस्ट से पूछता है कि वो लड़की कहाँ गई। तभी हम 11 नाम की एक लड़की को देखते हैं जो उस लैब से भाग गई थी। 11 जब जंगल पार करने के बाद मेन रोड की तरफ बढ़ रही थी तो उसको वहां पर एक रेस्टोरेंट दिखता है। अब 11 ने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया था, इसी वजह से वो चुपचाप उस रेस्टोरेंट के अंदर घुसकर खाना चुराकर खाने लगती है। फिर कुछ देर बाद उस रेस्टोरेंट का मालिक, जिसका नाम बैनी था, 11 को देख लेता है और फिर उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन 11 उसको देखते ही वहां से भाग जाती है। फिर बैनी भी उसके पीछे पीछे भागता है और उसको पकड़ लेता है। दरअसल बैनी 11 की हालत देखकर उसके साथ बिल्कुल भी जोर जबरदस्ती नहीं करता, बल्कि वो 11 को शांति से बिठाकर उससे पूछता है कि तुम कौन हो और कहां से आई हो। लेकिन 11 बैनी की बात का कोई भी जवाब नहीं देती। फिर बैनी 11 के हाथ से खाना छीन लेता है और कहता है कि जब तक तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगी तुम्हें कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। फिर 11 बैनी को अपना नाम बताती है, लेकिन वो तो इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि बैनी उससे कोई और सवाल पूछता ही नहीं। फिर बैनी सोशल सर्विस वालों को फोन करके उनको अपने रेस्टोरेंट में बुला लेता है ताकि वो लोग 11 को यहाँ से ले जाएं। लेकिन बैनी को कोई अंदाजा भी नहीं था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी, क्योंकि जैसे ही उनको 11 की खबर मिलती है हॉकिंस लैब वाले तुरंत 11 को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। अब ब्रेनर और उसकी टीम क्यों इस मासूम लड़की के पीछे पड़े थे और ऐसा इन्होंने उस लड़की के साथ क्या किया जो उसको वो लैब छोड़कर भागना पड़ा, इन सभी सवालों के जवाब आपको कुछ ही देर में मिल जाएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं हुपर माइक के स्कूल में जाकर माइक डस्टिन और लुकास से पूछताछ करते हैं। डस्टिन उनको बताता है कि विल कल रात मेरे ही घर पर था, लेकिन फिर वो रेस लगाते हुए कहां पर चला गया ये मुझे भी नहीं पता। अब हुपर को विल के केस में एक छोटी सी लीड मिल जाती है, जिसके बाद वो उन बच्चों को वहां से जाने के लिए कहता है। लेकिन तभी माइक और उसके दोस्त हुपर को कहते हैं कि हम भी विल को ढूंढने में आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन हुपर माइक को साफ साफ इनकार कर देता है कि मुझे तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं चाहिए। लेकिन जब माइक और उसके दोस्त नहीं मानते तो हुपर उनको कड़क आवाज में धमकाकर वहां से भगा देता है। माइक की बात सुनने के बाद एक बात तो साफ थी कि ये बंदा इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है और ना ही ये आदमी अपने होते हुए किसी और की जान को खतरे में डालने वाला है। दूसरी तरफ विल की मॉम जोयस और उसका भाई जोनाथन विल को हर जगह ढूंढ रहे थे। फिर विल को ढूंढते ढूंढते जोयस को वो पल याद आता है जब विल उसके साथ था। फिर वो जल्दी से अपने घर पर जाकर अपने एक्स हस्बैंड को फोन लगाती है। वो फोन लोनी की गर्लफ्रेंड सिंधिया उठाती है और बताती है कि इस समय लोनी घर पर नहीं है, और उसकी पूरी बात सुने बिना ही वो फोन काट देती है। अब जोयस को समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोनी के साथ कैसे कांटेक्ट करे, क्योंकि जब तक लोनी से बात नहीं होगी तब तक हुपर केस को आगे नहीं बढ़ाएगा। फिर जब जोयस जोनाथन को ये सब कुछ बता रही थी तो हुपर विल की साइकिल लेकर वहां पर आ जाता है और बताता है कि ये साइकिल हमें जंगल में मिली है, इसका मतलब विल जरूर किसी मुसीबत में है। हुपर को शक था कि विल जरूर भागकर अपने घर की तरफ ही आया होगा, क्योंकि बच्चे अपनी प्यारी साइकिल छोड़कर तभी जाते हैं जब उनको किसी चीज से बहुत ज्यादा डर लगता है। फिर वो अपने कुछ ऑफिसर्स के साथ मिलकर जोयस के घर की तलाशी लेता है। फिर जब हुपर घर के बैक साइड विल को ढूंढने के लिए जाता है तो वो देखता है कि जोयस का डॉग बैकयार्ड की तरफ देखकर भौंक रहा है। अब हुपर को शक हो जाता है कि जरूर बैकयार्ड में कुछ तो गड़बड़ है, जिसके बाद वो खुद वहां पर देखने के लिए चला जाता है। दरअसल ये डॉग कल रात भी यहीं पर मौजूद था और उसने विल और उस मॉन्स्टर को अपनी आंखों से देखा था। तभी जब हुपर बैकयार्ड में सबूत ढूंढ रहा था तो उसको वहां पर कुछ अजीब चीजें दिखाई देती है। फिर उस जगह को देखकर हुपर तुरंत समझ
समझ जाता है कि जरूर कल रात यहाँ पर कुछ तो हुआ है। फिर वो सीधा जोयस के पास जाता है और उसको ये सारी बात बता देता है। तभी हम देखते हैं कि माइक और उसकी फैमिली जब एक साथ बैठकर डिनर कर रहे थे तो माइक अपनी मॉम से बाहर जाने की परमिशन मांगता है क्योंकि उसको अपने दोस्त विल को ढूंढना था, लेकिन कैरन उसको बाहर जाने से साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि जब तक बाहर सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तब तक कोई भी रात को बाहर नहीं जाएगा। अब माइक के इस सवाल की वजह से नैन्सी भी फंस जाती है क्योंकि उसको आज रात स्टीव से मिलने के लिए जाना था। फिर वो दोनों ही गुस्से में डिनर छोड़कर चले जाते हैं। फिर माइक अपने रूम में जाकर लुकास को फोन करता है और उसको तुरंत मिलने के लिए बुलाता है ताकि वो लोग विल को ढूंढने के लिए जा सके, क्योंकि माइक किसी भी हाल में विल को खोना नहीं चाहता था और इसीलिए वो अपनी मॉम और हुपर की बात ना मानकर विल को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन जब माइक अपनी साइकिल लेकर जा रहा था तो वो देखता है कि स्टीव चुपके से उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता क्योंकि उसको पता है कि स्टीव यहाँ पर चोरी करने के लिए तो आया नहीं है, वो जरूर उसकी बहन से ही मिलने आया होगा। फिर माइक के जाते ही स्टीव खिड़की से सीधा नैन्सी के रूम में पहुंच जाता है। दूसरी तरफ 11 जब बैनी के पास बैठी हुई थी तो सोशल सर्विस वाले उसको लेने के लिए आ जाते हैं। फिर बैनी बाहर जाकर दरवाजा खोलता है, लेकिन जैसे ही वो सोशल सर्विस वाली लेडी रेस्टोरेंट के अंदर आती है तो वो बिना कोई सवाल जवाब किए तुरंत बैनी को शूट कर देती है। अब 11 समझ जाती है कि ये लोग कोई भी सोशल सर्विस वाले नहीं है, बल्कि ये तो उसको पकड़ने के लिए आए हैं, इसलिए वो तुरंत उस जगह से भाग जाती है। फिर ब्रेनर और उसके आदमी 11 को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब ब्रेनर पीछे की तरफ जाकर देखता है तो उसके दोनों आदमी जमीन पर घायल पड़े थे, जिससे एक बात तो साफ हो जाती है कि 11 कोई साधारण लड़की नहीं है। फिर वो फौरन वहां पर जाकर देखता है, लेकिन तब तक 11 वहां से गायब हो चुकी थी, जैसे कि वो उस जगह से टेलीपोर्ट हो गई हो। अब 11 में ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो ये लोग उसको पकड़ना चाहते हैं? जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी आपको सब कुछ क्लियर होता जाएगा। दूसरी तरफ स्टीव और नैन्सी जब ऊपर के रूम में पढ़ाई कर रहे थे तो स्टीव नैन्सी के साथ मस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन फिलहाल नैन्सी इन सब के लिए तैयार नहीं थी। फिर स्टीव भी उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता क्योंकि वो नैन्सी से बहुत प्यार करता है, सच्चे वाला प्यार। दूसरी तरफ जोयस अपने बेटे विल की तस्वीर देखकर रो रही थी। जोयस को समझ में ही नहीं आ रहा था कि विल आखिर कहां पर चला गया, लेकिन तभी जोयस के घर में टेलीफोन की घंटी बजती है। फिर जोयस जैसे ही फोन उठाती है तो उसको फोन पर से विल की जोर जोर से सांसें लेने की आवाजें आती है, लेकिन तभी उसको एक मॉन्स्टर की भी आवाज आती है जो विल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। फिर जोयस उस मॉन्स्टर की खौफनाक आवाज सुनकर जोर जोर से अपने बेटे को पुकारने लगती है, लेकिन तभी उस फोन में से अचानक से बिजली का झटका लगता है और वो फोन उसके हाथ से छूट जाता है। एपिसोड के लास्ट सीन में हम देखते हैं माइक और उसके दोस्त जंगल में अपने दोस्त विल को ढूंढ रहे थे। तभी उनको झाड़ियों में से कोई आवाज आती है, जिसके बाद माइक वहां पर टॉर्च मारकर देखता है तो उसको वहां पर 11 मिलती है, जो कि उसी रेस्टोरेंट से भागकर वहां पर आई थी। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। सेकंड एपिसोड में हम देखते हैं माइक और उसके दोस्त 11 को अपने घर पर ले जाते हैं। इस समय 11 ब्रेनर और उसके लोगों से बहुत ज्यादा डरी हुई थी, जिसकी वजह से वो माइक के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती। लुकस और डस्टिन को लगता है कि शायद ये लड़की पागल है, क्योंकि 11 के कपड़े और उसके बाल बिल्कुल एक जेल के कैदी की तरह थे, जैसे उसको बहुत समय से किसी एक ही जगह पर बंद करके रखा गया हो। हालांकि माइक को ऐसा नहीं लगता था, क्योंकि माइक साफ देख पा रहा था कि 11 बहुत ज्यादा डरी हुई है। अब माइक 11 को कुछ कपड़े लाकर देता है ताकि वो अपने भीगे हुए कपड़े बदल ले, लेकिन तभी 11 माइक और उसके दोस्तों के सामने ही कपड़े चेंज करने लगती है। माइक तुरंत 11 को रोक देता है और समझाता है कि ऐसे हर किसी के सामने कपड़े नहीं बदलते, यानी कि 11 को दुनिया के तौर तरीकों के बारे में कुछ भी नहीं पता। 11 को बस दो ही चीजों के बारे में पता था, पहला अपना नाम और दूसरा वो बुरे लोग जो 11 को पकड़ना चाहते हैं। तभी माइक 11 को बाथरूम में लेकर जाता है और जैसे ही दरवाजा बंद करने लगता है 11 बहुत ज्यादा घबरा जाती है। फिर माइक समझ जाता है कि 11 को बंद कमरे से डर लगता है, इसलिए वो दरवाजा थोड़ा सा खुला छोड़कर अपने दोस्तों के पास आ जाता है। लुकस और डस्टिन को 11 का स्वभाव बहुत ही अजीब लग रहा था, इसलिए वो माइक को सलाह देते हैं कि हमें इस लड़की को यहाँ पर नहीं रखना चाहिए। फिर माइक लुकस की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है और कहता है कल सुबह हम इस लड़की को मेन गेट से अंदर आने के लिए कहेंगे, ताकि मेरी मॉम खुद इस लाचार लड़की को देखकर इसकी हेल्प करे। डस्टिन और लुकस को ये प्लान बिल्कुल सही लगता है, जिसके बाद वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अब माइक 11 से थोड़ा खुलकर बात करता है
क्योंकि माइक को पता था कि 11 बोल सकती है और इसीलिए वो 11 से बड़े ही प्यार से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। फिर 11 माइक को अपना हाथ दिखाती है जिस पर 011 लिखा हुआ था, यानी 11। फिर माइक समझ जाता है कि इस लड़की का नाम 11 है। तभी उसकी मॉम उसको आवाज लगाती है। फिर माइक 11 को एक टेबल के नीचे छुपाकर वहां से चला जाता है। दरअसल फिलहाल माइक 11 पर कोई भी दबाव नहीं डालना चाहता था, क्योंकि उसको पता है कि 11 बहुत ज्यादा डरी हुई है और शायद वो इसीलिए कुछ भी नहीं बोल रही। अगले सीन में हम जोनाथन और उसकी मॉम को देखते हैं, जो कल रात वाले हादसे के बाद काफी ज्यादा डरे हुए थे। तभी जब हुपर वहां पर आता है तो जोयस उसको वही जला हुआ फोन दिखाती है। हुपर उस फोन को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि फोन के अंदरूनी वायर के साथ साथ उसकी ऊपरी बॉडी भी जल गई थी, यानी कि इसके अंदर जो शॉर्ट सर्किट हुआ था वो बहुत ही तगड़े वाला था। तभी जोयस हुपर को बताती है कि मैंने फोन में से विल की आवाज सुनी थी और उसके पास से कुछ अजीब अजीब सी आवाजें भी आ रही थी, जैसे कोई दरिंदा विल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो। फिर हुपर जोयस की बात सुनकर थोड़ा सोच में पड़ जाता है, क्योंकि जोयस ने केवल विल की सांसें सुनी है, उसकी आवाज नहीं, और ये उसका भ्रम भी हो सकता है। फिर जोयस हुपर को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि ये मेरा भ्रम नहीं और ना ही किसी की प्रैंक कॉल है, लेकिन तभी हुपर उससे लोनी के बारे में पूछने लगता है। लेकिन जोयस चुप हो जाती है, क्योंकि उसकी अभी तक लोनी से बात हुई ही नहीं थी। फिर हुपर जोयस को कहता है कि हमें विल से पहले लोनी का पता लगाना होगा, और फिर इतना कहकर वो वहां से जाने लगता है। तभी जोनाथन हुपर के पास आता है और कहता है मैं भी आपके साथ चलूंगा, लेकिन हुपर जोनाथन को साथ ले जाने से मना कर देता है और कहता है यहाँ पर रहकर अपनी माँ का ध्यान रखो। लेकिन जोनाथन मन ही मन ठान लेता है कि वो किसी भी हाल में अपने भाई को ढूंढ कर रहेगा, फिर चाहे उसको इस शहर से बाहर ही क्यों ना जाना पड़े। दूसरी तरफ जब माइक 11 को आगे का प्लान समझाता है तो 11 इस प्लान के लिए मना कर देती है। दरअसल बैनी के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद से 11 बहुत ज्यादा डर गई है और इसीलिए वो माइक को मना कर देती है कि ये बात किसी भी बड़े को मत बताना कि मैं यहाँ पर हूँ। फिर माइक उससे पूछता है कि तुम अपने बारे में किसी को बताने से मना क्यों कर रही हो। फिर जवाब में 11 कहती है कि बुरे लोग, और फिर इतना ही कहकर वो बंदूक का इशारा करने की कोशिश करती है। अब माइक समझ जाता है कि 11 जरूर कुछ बुरे लोगों से बचकर भागी होगी, इसीलिए वो इतनी ज्यादा डरी हुई है। फिर वो 11 को विश्वास दिलाता है कि हम दोनों दोस्त हैं, ताकि 11 का मन थोड़ा शांत हो जाए, और फिर वो 11 को बाहर ले जाकर उसको अपना पूरा घर दिखाता है। 11 को भी माइक के साथ बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है। अगले सीन में हम नैन्सी और उसकी फ्रेंड बारबरा को देखते हैं, जो अपने केमिस्ट्री टेस्ट की तैयारी कर रही थी। तभी स्टीव नैन्सी के पास आता है और उसको आज रात अपने घर पर पार्टी के लिए इनवाइट करता है। दरअसल आज स्टीव का पूरा घर खाली था, क्योंकि उसके मॉम डैड कहीं पर गए हुए थे और इसीलिए स्टीव अपने कुछ दोस्तों के साथ वहां पर पार्टी करना चाहता था। नैन्सी तुरंत ही इस पार्टी में आने के लिए मान जाती है, लेकिन बारबरा को यह सब थोड़ा अजीब लग रहा था। फिर जब नैन्सी और स्टीव बातें कर रहे थे तो उनकी नजर जोनाथन पर पड़ती है, जो स्कूल कैंप में विल के मिसिंग पोस्टर लगा रहा था। जोनाथन की हालत देखकर नैन्सी को बहुत दुख होता है, लेकिन अफसोस कि वो लोग इस मामले में जोनाथन की कोई भी हेल्प नहीं कर सकते थे। फिर जोनाथन स्कूल से सीधा लोनी के घर की तरफ बढ़ने लगता है और वो इस बारे में अपनी माँ को भी नहीं बताता, क्योंकि उसको पता था कि उसकी माँ उसको अकेले अपने पिता के घर पर नहीं जाने देगी। दूसरी तरफ जोयस एक स्टोर में नया टेलीफोन खरीदने के लिए जाती है। दरअसल जोयस इसी स्टोर में पिछले 10 सालों से काम कर रही है और इसीलिए वो स्टोर के मालिक डोनाल्ड से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे एक टेलीफोन और 2 हफ्ते की सैलरी एडवांस में चाहिए। पहले तो डोनाल्ड हिचकिचाने लगता है, लेकिन तभी जोयस उसको गुस्से में कहती है कि आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ जो मैंने बहाना बनाकर आपसे छुट्टी ली हो, और अब तुम कुछ पैसों के लिए मुझ पर शक कर रहे हो। फिर डोनाल्ड उसकी बात सुनकर उसको पैसे दे देता है। अब जिस समय जोयस उस स्टोर पर थी तो पीछे से ब्रेनर और कुछ और साइंटिस्ट जोयस के घर पर छानबीन करने के लिए आते हैं। दरअसल ब्रेनर को भी पता चल गया था कि कल रात जोयस के घर पर कोई अजीब हादसा हुआ है, और इसीलिए ब्रेनर कुछ साइंटिस्ट को लेकर जोयस के घर की तलाशी लेने के लिए आया है, ताकि इसको पता चल सके कि यहाँ पर क्या हुआ है। तभी जब साइंटिस्ट सेफ्टी सूट पहनकर बैकयार्ड चेक कर रहे थे, तभी उनको वहां पर एक चिपचिपा पदार्थ दिखाई देता है, और उसको देखकर सभी साइंटिस्ट के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यह चिपचिपा पदार्थ इस बात का सबूत है कि वो मॉन्स्टर कल रात यहाँ पर भी आया था। दूसरी तरफ जब माइक 11 को अपना घर दिखा रहा था, तभी 11 की नजर एक फोटो पर पड़ती है जिसमें माइक और उसके 3 दोस्त मौजूद थे। उस फोटो को देखकर 11 बहुत ज्यादा घबरा जाती है।
तभी माइक 11 से पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन तभी 11 विल की तरफ उंगली करके कुछ कहने की कोशिश करती है, जैसे वो विल के बारे में कुछ जानती हो। फिर माइक भी 11 से सारी बातें जानने की कोशिश करता है, लेकिन 11 माइक को कुछ भी बता नहीं पाती, क्योंकि वहां पर माइक की मॉम घर लौट आई थी। फिर माइक 11 को जल्दी से अलमारी के अंदर छुपा देता है। 11 अभी भी अलमारी में बंद होने की वजह से घबरा रही थी, लेकिन तभी माइक उसको कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं किसी को भी तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। फिर 11 माइक पर भरोसा करके अलमारी के अंदर बंद हो जाती है, लेकिन जैसे ही माइक वहां से जाता है तो 11 को अपने अतीत की कुछ बातें याद आने लगती है। 11 को याद आता है कि कैसे हॉकिंस लेबोरेटरी में कुछ लोग उसको खींचकर एक कमरे में ले जा रहे थे और 11 पापा पापा कहकर चिल्ला रही थी। अब 11 की पूरी कहानी क्या है ये तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन एक बात तो साफ थी कि 11 का अतीत कुछ गहरे राज को छुपाए हुए है। अगले सीन में हम हुपर और कुछ और ऑफिसर्स को देखते हैं जो बैनी के रेस्टोरेंट में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए थे। बैनी की लाश देखकर हुपर को बहुत ही दुख होता है, क्योंकि बैनी और हुपर बहुत अच्छे दोस्त थे। फिर हुपर पूरी बात पता लगाने के लिए वहां कुछ लोगों को बुलाता है जो हर रोज बैनी के रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आते थे। इतने में जोनाथन भी अपने डैड लोनी के घर पर पहुंच जाता है। सिंधिया जोनाथन से पूछती है कि तुम कौन हो, लेकिन जोनाथन उसको कुछ भी बताने के बजाय सीधा विल को ढूंढने लगता है। तभी लोनी भी वहां पर आ जाता है और जोनाथन को देखकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन जोनाथन तो उससे इतना नाराज था कि वो लोनी और सिंधिया से बात तक नहीं करता। फिर लोनी जोनाथन को कहता है कि विल यहाँ पर नहीं आया और तुम विल की ज्यादा चिंता मत करो, वो शुरू से ही एक बदमाश बच्चा है और हो सकता है कि वो तुम लोगों को बिना बताए कहीं घूमने के लिए निकल गया हो। लोनी की बातें सुनकर जोनाथन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन फिलहाल वो कुछ भी नहीं करता और घर से चला जाता है। दूसरी तरफ माइक के दोस्त जब उससे मिलने के लिए आते हैं तो माइक उनको विल की तस्वीर वाली सारी बात बता देता है। फिर लुकस माइक को कहता है कि हम इस अनजान लड़की पर भरोसा नहीं कर सकते। एक तो ये लड़की बोलती नहीं है और ऊपर से हमारा विल को ढूंढने का मिशन भी अधूरा रह गया। अब लुकस और डस्टिन 11 की शक्ल और नहीं देखना चाहते थे, इसलिए वो लोग तय करते हैं कि वो माइक की मॉम को पूरी सच्चाई बता देंगे। तभी जब लुकस कमरे से बाहर जाने लगता है तो 11 अपनी सुपर पावर की हेल्प से दरवाजा बंद कर देती है। फिर लुकस एक बार फिर से कोशिश करता है, लेकिन इस बार 11 दरवाजा बंद करने के साथ साथ उसको लॉक भी कर देती है। अब माइक और उसके दोस्तों को एहसास हो जाता है कि 11 कोई आम लड़की नहीं है, इसलिए ये तीनों 11 को अपने घर में रखने के लिए मान जाते हैं। तभी हम हुपर को देखते हैं जो एक बूढ़े आदमी से पूछताछ कर रहा था। वो बूढ़ा आदमी हुपर को बताता है कि उस दिन बैनी के रेस्टोरेंट में एक लड़का चुपचाप खाना चुराकर भाग रहा था। दरअसल 11 के छोटे छोटे बाल होने की वजह से इस बूढ़े को लग रहा था कि वो लड़की नहीं एक लड़का है। अब लड़का शब्द सुनते ही हुपर को शक हो जाता है कि जरूर वो बच्चा विल होगा। फिर हुपर उस बूढ़े आदमी को विल की तस्वीर दिखाता है और पूछता है कि क्या वो लड़का यही था, लेकिन वो आदमी कहता है मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता, लेकिन शायद हो भी सकता है। अब हुपर को एक और बड़ी लीड मिल गई थी, जिसके बाद हुपर और उसकी टीम उस बच्चे को ढूंढने के काम में लग जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं रात को नैन्सी और बारबरा स्टीव के घर पर पार्टी करने के लिए जा रहे थे। दूसरी तरफ जोनाथन जंगल में अपने भाई को ढूंढ रहा था। बारबरा नैन्सी को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि मुझे स्टीव के इरादे ठीक नहीं लग रहे, वो शुरू से ही तुम्हारे साथ सोना चाहता है, लेकिन नैन्सी उसकी बात नहीं मानती। दूसरी तरफ माइक, डस्टिन और लुकास जब घर पर थे तो 11 उनको विल के बारे में बताना शुरू करती है। 11 एक गेम के जरिए उनको समझाती है कि विल कहीं पर छिपा हुआ है और एक मॉन्स्टर उसके पीछे पड़ा है। 11 की बात सुनकर माइक और उसके दोस्तों के होश उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ स्टीव, नैन्सी, टॉमी और कैरल चारों पार्टी कर रहे थे। तभी स्टीव नैन्सी को बियर ऑफर करता है और नैन्सी भी वो बियर तुरंत पी जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि बारबरा को इन सब में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। फिर नैन्सी बारबरा को खुश करने के लिए उसको भी बियर का कैन थमा देता। बारबरा उसको कई बार मना करती है कि मुझे ये सब नहीं करना, लेकिन नैन्सी उसकी बात नहीं मानती। फिर बारबरा नैन्सी के कहने पर कैन खोलने लगती है, लेकिन जब वो चाकू की हेल्प से कैन खोलने लगती है तो गलती से उसकी उंगली कट जाती है। फिर बारबरा हाथ धोने के लिए अंदर जाती है, लेकिन ठीक उसी समय जोनाथन, जो कि अपने भाई को ढूंढ रहा था, वो नैन्सी और बाकी के लोगों को भी देख लेता है। फिर वो चुपचाप उनकी तस्वीरें खींचने लगता है। फिर नैन्सी, स्टीव, टॉमी और कैरल सभी स्विमिंग पूल एरिया में जाकर एंजॉय करते हैं। नैन्सी को कोई अंदाजा भी नहीं था कि जोनाथन झाड़ियों में छुपकर उनकी तस्वीरें ले रहा है। दूसरी तरफ जोयस अपने टेलीफोन पर कॉल का इंतजार कर रही थी। तभी एक बार फिर से फोन की घंटी बजती है
और इस बार विल खुद जोयस को माँ कहकर पुकारता है, लेकिन जोयस उससे कुछ भी पूछ पाती इससे पहले ही वो खौफनाक आवाज और बिजली के झटके से जोयस का नया टेलीफोन भी जल जाता है। फिर जोयस फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। लेकिन उसको ये जरूर पता था कि विल उसके आसपास ही कहीं है। तभी जोयस को अंदर वाले रूम से कुछ आवाजें सुनाई देती है, और जब वो अंदर जाकर देखती है तो रेडियो और लाइट्स अपने आप ही चल रहे थे, जैसे कोई उन चीजों को कंट्रोल कर रहा हो। फिर जोयस लैंप को हाथ लगाकर उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सभी लाइट्स बंद हो जाती है और एक खौफनाक मॉन्स्टर दीवार से बाहर आने की कोशिश करता है। फिर जोयस चीखती हुई अपने घर से बाहर आ जाती है। जोयस को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है, लेकिन जैसे ही जोयस अपनी गाड़ी में बैठती है तो अचानक कमरे की लाइट्स फिर से जलने लगती है। अब उसको यकीन हो जाता है कि जरूर इन अजीब चीजों की वजह से ही उसका बेटा गायब हुआ है। फिर वो हिम्मत करके वापस अपने घर के अंदर जाती है और देखती है कि रूम के अंदर कौन है। लास्ट सीन में हम नैन्सी को देखते हैं, जो कपड़े बदलने के लिए ऊपर वाले रूम में जा रही थी। फिर बारबरा नैन्सी को समझाती है कि तुम्हें ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऊपर स्टीव भी है। लेकिन नैन्सी तो खुद स्टीव के साथ मजे करना चाहती थी। फिर नैन्सी बारबरा से खुलकर कहती है कि अगर तुम्हें यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा तो तुम्हें घर चले जाना चाहिए, मैं अपने आप आ जाऊंगी। नैन्सी की बात सुनकर बारबरा बहुत उदास हो जाती है और फिर बाहर जाकर अपनी कटी हुई उंगली को देखने लगती है। अब एक तरफ तो नैन्सी और स्टीव ऊपर मजे कर रहे थे और दूसरी तरफ बारबरा उदास होकर खुद को कोस रही थी कि वो यहाँ पर आई ही क्यों। तभी जोनाथन बारबरा को देखकर उसकी तस्वीरें खींचना शुरू कर देता है। जिस समय बारबरा अपनी कटी हुई उंगली देख रही थी, तभी उसके खून की कुछ बूंदें स्विमिंग पूल में गिर जाती है। तभी जोनाथन 2 मिनट के लिए बारबरा से नजर हटा लेता है, लेकिन तभी आसपास की लाइटें बंद हो जाती है और एक खौफनाक आवाज के साथ बारबरा उस जगह से गायब हो जाती है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। थर्ड एपिसोड में हम देखते हैं बारबरा उस खतरनाक मॉन्स्टर की दुनिया में पहुंच जाती है। वहां पर हर तरफ बर्फ पड़ रही थी और इसी बर्फ के बीच वो मॉन्स्टर और उसकी बड़ी बड़ी जटाएं बारबरा को खींचने लगती है। फिर बारबरा जोर जोर से नैन्सी को पुकारने लगती है, लेकिन उसको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी आवाज नैन्सी तक नहीं पहुंच पाएगी। तभी बाहर की दुनिया में नैन्सी और स्टीव बेफिक्र होकर एक साथ मजे कर रहे थे, क्योंकि नैन्सी को लग रहा था कि बारबरा अपने घर चली गई। दरअसल बारबरा उस मॉन्स्टर से बचने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन धीरे धीरे वो मॉन्स्टर बारबरा को अपनी तरफ खींच लेता है। अब बारबरा जिंदा बच पाएगी या नहीं, और वो मॉन्स्टर बारबरा को कौन सी दुनिया में ले गया, इस बात का हमें थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। तभी कुछ देर बाद नैन्सी अपने घर पर आ जाती है। कैरन नैन्सी से पूछती है कि तुम्हें आने में इतनी देर कैसे हो गई। फिर जवाब में नैन्सी उसको झूठ बोल देती है कि हम सभी दोस्त डिनर करने के लिए स्टीव के घर पर चले गए थे। कहीं न कहीं कैरन को अंदाजा हो जाता है कि नैन्सी उसको झूठ बोल रही है, क्योंकि नैन्सी ने स्टीव का स्वेटशर्ट पहना हुआ था और ऊपर से वो अपनी माँ से नजरें भी नहीं मिला रही थी। लेकिन कैरन नैन्सी पर दबाव नहीं डालती, जिसके बाद नैन्सी अपने कमरे में चली जाती है। दूसरी तरफ जोयस अभी भी अपने बेटे विल को लेकर बहुत परेशान थी। पिछली रात जो कुछ भी हुआ उसके कारण जोयस को यकीन हो गया था कि विल इसी घर में है और उसको कुछ कहना चाहता है। तभी जोनाथन अपनी माँ को समझाता है कि विल यहाँ पर नहीं है, लेकिन जोयस उन लाइट्स की तरफ देखकर अपने बेटे को पुकारने लगती है। दरअसल जोयस को लग रहा था कि विल इन लाइट्स और लैंप्स की हेल्प से उसको कुछ कहना चाहता है, लेकिन जोनाथन अपनी माँ की हालत देखकर उनको कुछ देर आराम करने के लिए कहता है। अब जोयस का मन तभी शांत होगा जब वो इस शक को दूर कर लेगी। अगले सीन में हम माइक और उसके दोस्तों को देखते हैं, जो डेमोगार्गन यानी कि उस मॉन्स्टर से लड़ने की तैयारी कर रहे थे। दरअसल 11 आज माइक और उसके दोस्तों को विल के पास लेकर जाने वाली है, और इसीलिए माइक, लुकास और डस्टिन कुछ जरूरत की चीजें अपने बैग में रख लेते हैं ताकि बाद में वो सामान काम आ सके। फिर स्कूल जाने से पहले माइक अपनी घड़ी 11 को दे देता है और कहता है कि जैसे ही इस वॉच पर 3:15 लिखकर आ जाए, तुम तुरंत घर के पीछे की तरफ आ जाना। अब 11 माइक की ये बात अच्छे से समझ जाती है, जिसके बाद माइक अपने दोस्तों के साथ स्कूल चला जाता है। अब 11 इस घर में अकेली थी, इसलिए उसका कुछ खेलने का मन करने लगता है। पहले तो 11 माइक के डैड की कुर्सी पर जाकर बैठ जाती है, लेकिन जब वो टीवी के पास आकर उसको छूने लगती है तो अचानक टीवी ऑन हो जाता है। 11 के लिए ये सब कुछ बिल्कुल नया था, क्योंकि उसने ये सभी चीजें पहले कभी भी नहीं देखी थी। अब 11 बार बार चैनल बदलने लगती है, लेकिन तभी उसको एक चैनल पर कोका कोला कोल्ड ड्रिंक की एड दिख जाती है।
जिसके बाद 11 फिर से उस लेबोरेटरी के बारे में सोचने लगती है। दरअसल ब्रेनर और उसके लोग 11 के दिमाग पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ताकि 11 अपनी ताकत को पहचाने और उससे किसी भी चीज को काबू कर सके। जब साइंटिस्ट 11 के सामने कोका कोला की कैन रखते हैं तो 11 अपनी दिमागी ताकत की हेल्प से उस कैन को पिचका देती है। हालांकि इस ताकत का इस्तेमाल करना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि दिमाग पर ज्यादा जोर देने की वजह से 11 की नाक से खून बहने लगता है। अब प्रेजेंट में 11 जब इन बातों को याद कर रही थी तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं हूपर अपने जूनियर पावेल के साथ एर्नल्ड सिटी में पहुंच जाता है, जहां पर हाकिन्स नेशनल लेबोरेटरी बनी हुई थी। दरअसल पिछली रात जंगल में छानबीन करने के दौरान हूपर को एक पाइप दिखी थी जिसका दूसरा मुंह इसी लेबोरेटरी में आकर खुलता है। अब हूपर को यकीन हो जाता है कि वो बच्चा जरूर इसी पाइप से भागा होगा, क्योंकि हूपर और उसकी टीम को पाइप के अंदर एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा भी मिला था, एक ऐसा कपड़ा जो आमतौर पर पेशेंट को पहनाया जाता है। फिर हूपर अपना शक दूर करने के लिए वहां के सभी सीसीटीवी कैमरे चेक करता है, लेकिन एक भी फुटेज में वो बच्चा दिखाई नहीं देता। अब हूपर को शक था कि जरूर ये लोग कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हूपर और पावेल वहां से चले जाते हैं। लेकिन हूपर इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था, क्योंकि अब ये हाथ धोकर इनके पीछे पड़ने वाला है। अगले सीन में हम जोयस को देखते हैं, जो अपने घर में ढेर सारी लाइट्स लगाकर विल के सिग्नल का इंतजार कर रही थी। दरअसल जोयस अभी भी उसी भ्रम में है कि विल इन लाइट्स के जरिए उससे बात करेगा, और इसीलिए वो पूरे घर में छोटी छोटी लाइट्स, लैंप्स और ढेर सारी चमकने वाली चीजें लगा देती है। दूसरी तरफ नैन्सी अपनी फ्रेंड बारबरा को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी। स्टीव भी अपने दोस्तों से बारबरा के बारे में पूछता है, लेकिन टॉमी और कैरल दोनों यही जवाब देते हैं कि बारबरा कल रात जल्दी घर चली गई थी। अब नैन्सी की टेंशन और ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके बाद वो बाहर आकर बारबरा की मॉम को फोन लगाती है। जवाब में बारबरा की मॉम उसको कहती है कि वो कल से घर पर नहीं आई, बल्कि मुझे तो ये लग रहा था कि वो तुम्हारे साथ है। फिर नैन्सी घबरा कर बारबरा की मॉम को झूठ कह देती है कि वो स्कूल में ही है। अब नैन्सी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि बारबरा आखिर गई कहाँ। तभी हम देखते हैं कि स्टीव और उसके दोस्त जोनाथन को परेशान करने लगते हैं। दरअसल स्टीव को पता चल गया था कि जोनाथन कल रात छुपकर उनकी तस्वीरें खींच रहा था, और इसीलिए स्टीव जोनाथन का बैग छीनकर उससे वो सारी तस्वीरें ले लेता है। तभी जब नैन्सी वहां पर आती है तो उन अश्लील तस्वीरों को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने ये कभी भी नहीं सोचा था कि जोनाथन जैसा शरीफ लड़का ऐसा काम करेगा। फिर स्टीव जोनाथन को सबक सिखाने के लिए उसकी सारी तस्वीरें फाड़ देता है और उसका कैमरा भी तोड़ देता है। इस बार नैन्सी भी जोनाथन की साइड नहीं लेती और जाने से पहले वो अपनी कुछ फटी हुई तस्वीरें उठा लेती है ताकि ये बात किसी और को ना पता चले। अगले सीन में हम जोयस को देखते हैं, जो अपने घर में ढेर सारी लाइट लगाकर विल के सिग्नल का इंतजार कर रही थी। तभी कैरन जोयस के लिए चिकन लेकर आती है, जिसके बाद जोयस और कैरन कुछ देर आपस में बातें करती है। इस समय कैरन अपनी छोटी बेटी होली को भी साथ लेकर आई थी, लेकिन उसको इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि इस घर में चल क्या रहा है। तभी जब कैरन और जोयस आपस में बातें कर रही थी तो वो छोटी छोटी लाइट्स एक एक करके जलने लगती है। फिर होली उन लाइट्स को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उन लाइट्स का पीछा करते हुए साथ वाले कमरे में जाने लगती है, और ये वही कमरा था जहां पर पिछली रात वो मॉन्स्टर आया था, और जोयस ने भी इसी रूम के अंदर ढेर सारी लाइट लगाई हुई है। फिर जैसे ही होली कमरे के अंदर आती है तो वहां पर रखे हुए लैंप्स बार बार जलने बुझने लगते हैं और कुछ ही सेकंड में पूरे कमरे की लाइट चली जाती है। अब होली बहुत ही छोटी थी, इस वजह से वो समझ नहीं पाती कि इस रूम में चल क्या रहा है। तभी एक मॉन्स्टर दीवार के पीछे से आने लगता है, लेकिन वो मॉन्स्टर पूरी तरह होली के करीब आता इससे पहले ही जोयस वहां पर आकर होली को ले जाती है। फिर जोयस कैरन को अपने घर पर जाने के लिए कहती है, क्योंकि विल के आने का समय हो गया था। दूसरी तरफ 11 जब घर के पीछे खड़ी होकर माइक और उसके दोस्तों का इंतजार कर रही थी तो उसको एक बिल्ली दिखाई देती है। उस बिल्ली को देखकर 11 को अपनी पुरानी बातें याद आने लगती है, जब ब्रेनर और कुछ और साइंटिस्ट उसके दिमाग पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। दरअसल ब्रेनर 11 के दिमाग को एक लाइन में लाने की कोशिश कर रहा था ताकि 11 पूरी तरह से अपने दिमाग को काबू कर सके। उस एक्सपेरिमेंट की वजह से 11 को बिल्ली की आवाज एक मॉन्स्टर जैसी लगने लगती है, जिसके बाद 11 वो मशीन अपने सिर से उतार देती है। फिर ब्रेनर अपने जूनियर को ऑर्डर देता है कि 11 को एक कमरे में ले जाकर बंद कर दो। ये वही सीन है जो हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जिस समय 11 पापा पापा चिल्ला रही थी। लेकिन जब वो लोग 11 को बंद करने लगते हैं तो 11 अपनी दिमागी ताकत का इस्तेमाल करके
उन दोनों आदमियों को मार डालती है। अब ब्रेनर 11 की ये असीम ताकत देखकर हैरान रह जाता है और फिर वो खुद 11 के पास जाता है और उसको बड़े ही प्यार से कहता है कि तुम मेरे लिए बहुत ही खास हो। अब दिमाग पर ज्यादा जोर देने की वजह से 11 बहुत कमजोर पड़ गई थी, जिसके बाद ब्रेनर उसको गोद में उठा लेता है और वहां से ले जाता है। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि वर्तमान में 11 इतनी डरी सहमी क्यों रहती है। दरअसल ब्रेनर और उसके लोग 11 के दिमाग पर एक्सपेरिमेंट करते थे ताकि वो 11 को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सके, लेकिन फिर उस लैब में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से 11 उस जगह से भाग गई। अब उस लैब में ऐसा क्या हुआ था ये आपको आगे पता चलेगा। अब प्रेजेंट में माइक और उसके दोस्त वहां पर आकर 11 को अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ नैन्सी स्टीव के घर पर जाकर बारबरा को ढूंढने लगती है। हालांकि स्टीव को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि नैन्सी उसके घर पर गई है, क्योंकि अगर नैन्सी उसको ये सब कुछ बता देती तो स्टीव कभी भी नैन्सी को वहां पर जाने नहीं देता। फिर नैन्सी जंगल की तरफ जाकर बारबरा को ढूंढने लगती है, लेकिन तभी उसको एक खौफनाक साया दिखाई देता है, जिसके बाद नैन्सी घबराकर वहां से भाग जाती है। अब नैन्सी को यकीन हो जाता है कि जरूर बारबरा इस समय बहुत बड़ी मुसीबत में है। दूसरी तरफ जोयस भी उन लाइट्स की हेल्प से अपने बेटे से बात कर रही थी। अब विल उस घर में है या नहीं ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन वो लाइट सच में जोयस के साथ बातें कर रही थी। फिर जोयस अपने हाथ में लाइट्स की एक झालर लेकर विल को पूछती है कि क्या तुम जिंदा हो। फिर वो लाइट तेजी से चमकने लगती है, इसका मतलब विल अभी जिंदा है। फिर जोयस दूसरा सवाल पूछती है कि क्या तुम सुरक्षित हो, लेकिन इस बार झालर 2 बार जलने बुझने लगती है, इसका मतलब विल सुरक्षित नहीं है। अब जोयस जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो बिल का कैसे पता लगाए। लेकिन तभी जोयस को एक आइडिया आता है। फिर वो एक पेंट का डिब्बा लाकर दीवार पर ए से लेकर जी तक सारे अल्फाबेट्स लिख देती है, ताकि विल उन अल्फाबेट्स को चमकाकर उससे बात कर सके। फिर जोयस उससे पूछती है कि तुम कहाँ हो। फिर जवाब में विल अल्फाबेट्स को चमकाते हुए कहता है कि मैं यहीं पर हूँ। अब जोयस का मन और भी ज्यादा घबराने लगता है, लेकिन तभी विल दोबारा अल्फाबेट्स चमकाकर जोयस को कहता है भागो। अब विल के इतना कहते ही वो मॉन्स्टर दीवार फाड़कर बाहर आ जाता है। अब जोयस भी तुरंत उस जगह से भाग जाती है। दूसरी तरफ नैन्सी जब घर वापस आती है तो अपनी माँ को बारबरा के बारे में सब कुछ बता देती है। इस समय नैन्सी को बहुत ही ज्यादा अफसोस हो रहा था कि उसने बारबरा को अकेले घर पर क्यों जाने दिया। अगले सीन में हम हूपर को देखते हैं, जिसने कुछ पुरानी न्यूज़पेपर कटिंग और सोशल मीडिया की हेल्प से उस लैब के बारे में काफी सारी जानकारियां इकट्ठा कर ली थी। फिर पावेल हूपर को बताता है कि टेरी लाइन्स नाम की एक लेडी ने एक अजीब शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके मुताबिक उसकी बेटी को LSD माइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट के लिए किडनैप कर लिया गया था। हूपर को यह बात थोड़ी अजीब लगती है। अब हूपर और पावेल दोनों को ही शक होने लगता है कि जरूर उस लैब में कुछ तो गड़बड़ चल रही है, लेकिन वो ब्रेनर के खिलाफ कोई एक्शन लेता इससे पहले ही उसको एक और हैरान करने वाली बात पता चलती है। एक ऑफिसर हूपर को फोन करके बताता है कि तालाब में एक बॉडी मिली है, जिसके बाद हूपर और पावेल दोनों ही तालाब की तरफ बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ 11 माइक और उसके दोस्तों को विल के घर के पास ले जाती है और कहती है कि विल इस समय यहीं पर है। अब लुकास और डस्टिन को 11 पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए लुकास कहता है कि हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई, क्योंकि विल का घर पहले ही 50 बार चेक किया जा चुका है। फिर माइक गुस्से में 11 से पूछता है कि तुम हमें यहाँ पर क्यों लाई हो। 11 माइक का सवाल सुनकर घबरा जाती है, लेकिन तभी माइक देखता है कि पुलिस की कई सारी गाड़ियां तालाब की तरफ जा रही है। फिर माइक और उसके दोस्त भी तालाब की तरफ ही जाने लगते हैं, लेकिन वहां का सीन देखकर माइक के होश उड़ जाते हैं। उस समय कुछ ऑफिसर्स तालाब में से विल की बॉडी निकाल रहे थे, जिसका मतलब विल अब मर चुका है। फिर माइक 11 पर और भी ज्यादा भड़क जाता है और कहता है कि हमें विल जिंदा चाहिए था, लेकिन तुमने हमसे झूठ कहा। फिर इतना कहकर माइक गुस्से में वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ जोयस भी भागती हुई जोनाथन की गाड़ी के सामने आ जाती है। जोनाथन अपनी माँ को देखकर उनको गले से लगा लेता है और उनको शांत करने की कोशिश करता है। इतने में माइक भी अपने घर पर पहुंच जाता है और रोता रोता कैरन को सारी बात बता देता है कि उसका दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 4th एपिसोड में हम देखते हैं जोयस हूपर को अपने घर पर बुलाती है और वो दीवार दिखाती है जहां से वो मॉन्स्टर बाहर आया था। लेकिन कमाल की बात ये थी कि उस दीवार पर कहीं पर भी टूटने या वॉलपेपर फटने के निशान नहीं थे। अब हूपर को लगता है कि जोयस की मानसिक स्थिति बिगड़ गई है, जिसके बाद वो जोयस को साफ साफ कह देता है कि तुम्हारा बेटा अब मर चुका है।
फिर जॉयस विल के मरने का कारण पूछती है। जवाब में हूपर कहता है कि हमें उसकी मौत का कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला, लेकिन उसकी साइकिल और कुछ और सबूतों के तहत ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि विल उस गहरी खाई से होते हुए तालाब में जा गिरा, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। लेकिन जॉयस हूपर की कोई भी बात मानने से इनकार कर देती है, क्योंकि आधे घंटे पहले उसने अपने बेटे से बात की थी, जो कि बोल रहा था कि वो जिंदा है। फिर हूपर जॉयस को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि विल मर चुका है, और यहाँ तक कि वो अपनी बेटी का भी उदाहरण देता है, लेकिन जॉयस उसकी बात मानती ही नहीं। दरअसल हूपर की बेटी सारा कैंसर होने की वजह से मर गई थी, और हूपर को भी इस दुख से उभरने में कई साल लग गए। फिर हूपर जॉयस से पूछता है कि वो मॉन्स्टर दिखने में कैसा था। फिर जॉयस अजीबोगरीब बातें करने लगती है। जॉयस उसको कहती है कि वो मॉन्स्टर दिखने में बहुत ही अजीब था। उसके हाथ इंसानों से बहुत लंबे थे और उसका चेहरा भी नहीं था। फिर हूपर जॉयस को आराम करने के लिए कहकर वहां से चला जाता है, क्योंकि इस समय जॉयस बहुत ही ज्यादा थकी हुई थी। उसने मन ही मन ठान लिया था कि कोई उसकी बात माने या ना माने, लेकिन वो अपने बेटे को वापस लाकर ही रहेगी। फिर जॉयस बैकयार्ड में जाकर वहां से एक कुल्हाड़ी उठाकर लाती है और फिर से दीवार टूटने का इंतजार करने लगती है। दूसरी तरफ 11 भी माइक के पीछे पीछे वापस घर आ जाती है। इस समय माइक 11 से बहुत नाराज था, क्योंकि उसने उन सभी से झूठ बोला था। लेकिन 11 अपनी बात साबित करने के लिए कुछ ऐसा करती है जिसको देखकर माइक के होश उड़ जाते हैं। 11 माइक के रेडियो से कुछ सिग्नल भेजती है जो सीधे विल की दुनिया से कनेक्ट हो जाते हैं। फिर कुछ देर बाद उस रेडियो से विल के गाना गाने की आवाज आती है। ये वही गाना था जो विल अक्सर अपने दोस्तों के सामने गाया करता था। अब माइक को यकीन हो जाता है कि 11 झूठ नहीं बोल रही थी, विल सच में जिंदा है। फिर अगली सुबह माइक अपनी मॉम को झूठा बहाना बनाकर स्कूल से छुट्टी मार लेता है और लूकस को भी अपने घर पर बुला लेता है। अब माइक, डस्टिन और लूकस तीनों मिलकर क्या करने वाले हैं और विल इस वक्त कहां पर है, इन सभी सवालों के जवाब आपको थोड़ी ही देर में मिल जाएंगे। अगले सीन में हम जॉयस और जोनाथन को देखते हैं, जो फ्यूनरल से पहले एक बार विल की बॉडी देखने आए थे। जॉयस विल की बॉडी अपनाने से साफ साफ इनकार कर देती है, क्योंकि उसको यकीन है कि ये विल नहीं है। फिर जोनाथन और हूपर जॉयस को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन जॉयस गुस्से में आकर वहां से चली जाती है। फिर जोनाथन भी जॉयस के पीछे पीछे उसको मनाने के लिए चला जाता है। जॉयस जोनाथन को साफ साफ कह देती है कि वो मेरा बेटा नहीं है और मैं हरगिज उसका फ्यूनरल नहीं करूंगी। जॉयस की बातें सुनकर जोनाथन की आंखों से आंसू आ जाते हैं। फिर वो रोते हुए अपनी माँ को कहता है कि अगर आप विल का फ्यूनरल नहीं करना चाहती तो मत कीजिए, मैं खुद अपने भाई का फ्यूनरल करूंगा। फिर इतना कहकर जोनाथन वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ माइक और उसके दोस्त जब उस रेडियो के बारे में बात कर रहे थे तो माइक को एक जबरदस्त आइडिया आता है। दरअसल 11 ठीक तरह से विल के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो रेडियो बहुत छोटा है। फिर डस्टिन माइक को कहता है कि हम 11 को मिस्टर क्लार्क का एडवांस्ड रेडियो दे सकते हैं। माइक और लूकस को ये प्लान काफी सही लगता है, लेकिन इस प्लान में एक छोटी सी दिक्कत थी, और वो दिक्कत ये थी कि मिस्टर क्लार्क का रेडियो लेने के लिए उनको 11 को अपने स्कूल में ले जाना होगा। फिर वो तीनों मिलकर 11 को तैयार करते हैं। माइक 11 का मेकअप कर देता है और लूकस और डस्टिन एक अच्छी सी ड्रेस ढूंढ लेते हैं, जिसको पहनने के बाद 11 उनके स्कूल जाएगी। जब 11 पूरी तरह से तैयार होती है तो माइक उसको देखता ही रह जाता है। अगले सीन में हम ब्रेनर को देखते हैं, जो अपने वैज्ञानिकों के साथ मिलकर एक खास मिशन की तैयारी कर रहा था। दरअसल ब्रेनर शेपर्ड नाम के एक वैज्ञानिक को उस अल्टरनेट डिमेंशन गेट के अंदर भेज रहा था, जहां से वो मॉन्स्टर बाहर आया था, और इस वक्त विल और बारबरा भी उसी गेट के अंदर मौजूद हैं। वो गेट बहुत ही चिपचिपा और अजीब पदार्थ से बना था। फिर शेपर्ड को एक लोहे की केबल से बांधकर उस गेट के अंदर भेज दिया जाता है, ताकि अगर कोई गड़बड़ हो तो वो लोग शेपर्ड को बाहर खींच सके। फिर शेपर्ड धीरे धीरे करके उन चिपचिपी झाड़ियों के बीच से दूसरे डिमेंशन में चला जाता है। दूसरी तरफ नैन्सी भी स्कूल में पावेल और एक और ऑफिसर को अपना बयान दे रही थी। पावेल नैन्सी से पूछता है कि उस रात स्टीव के घर पर क्या हुआ था। फिर नैन्सी उसको अपने कपड़े बदलने और बारबरा वाली सारी बात बता देती है। नैन्सी की बात सुनकर पावेल तुरंत समझ जाता है कि उस वक्त नैन्सी ने सिर्फ कपड़े ही नहीं बदले, बल्कि स्टीव के साथ मजे भी किए होंगे, और शायद इसी वजह से बारबरा नाराज होकर वहां से चली गई। इस समय नैन्सी की मॉम कैरन भी ये बात सुन रही थी। अब पावेल बारबरा को ढूंढने से मना कर देता है, क्योंकि उसके हिसाब से ये तो कोई केस ही नहीं है। फिर नैन्सी पावेल को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि बारबरा किसी बड़ी मुसीबत में है, लेकिन पावेल नैन्सी और कैरन को वहां से जाने के लिए कहता है। अब कैरन घर वापस आने के बाद नैन्सी से बात करती है। नैन्सी अपनी माँ को साफ साफ कह देती है कि स्टीव और मेरा इस बात से कोई लेना देना नहीं है, बारबरा सच में गायब हो गई है।
अब कैरन नैन्सी की मानसिक स्थिति अच्छी तरह से समझ रही थी। वो जानती थी कि इस उम्र में ऐसी गलतियां हो जाती हैं और इसीलिए कैरन नैन्सी को बिल्कुल भी नहीं डांटती। वो तो बस नैन्सी से बात करना चाहती थी, लेकिन नैन्सी रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। फिर नैन्सी दुखी होकर उन तस्वीरों को देखने लगती है जो जोनाथन ने चुपके से खींची थी। नैन्सी अपनी दोस्त बारबरा को बहुत ही याद कर रही थी, लेकिन तभी उसको एक तस्वीर का टुकड़ा दिखाई देता है जिसमें वो मॉन्स्टर साफ साफ दिखाई दे रहा था। अब नैन्सी उस तस्वीर के सभी टुकड़ों को इकट्ठा करके जोड़ लेती है, लेकिन फिलहाल वो ये बात कैरन को नहीं बताती, क्योंकि अंधेरा ज्यादा होने के कारण उस मॉन्स्टर का चेहरा और शरीर ठीक से नहीं दिख रहा था। लेकिन नैन्सी को पूरा यकीन था कि उसने स्टीव के घर पर इसी मॉन्स्टर को देखा था। दूसरी तरफ ब्रेनर और बाकी के वैज्ञानिक एक रेडियो की हेल्प से शेपर्ड से बात कर रहे थे। शेपर्ड उनको बताता है कि यहाँ पर बहुत अंधेरा है, लेकिन तभी अचानक रेडियो से एक मॉन्स्टर की आवाज आने लगती है। अब ब्रेनर समझ जाता है कि शेपर्ड की जान खतरे में है, जिसके बाद वो तुरंत शेपर्ड को बाहर खींचने का आदेश देता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो लोहे की केबल अचानक से टाइट होने लगती है और फिर कुछ देर बाद वो हुक बाहर आ जाता है जिससे शेपर्ड को बांधा गया था। अब हुक पर लगा खून देखकर ब्रेनर और बाकी के सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि इस गेट से दूसरी तरफ वाली दुनिया कितनी खतरनाक है। अगले सीन में हम देखते हैं माइक और उसके दोस्त स्कूल असेंबली में बैठे हुए थे, जहां विल बायर्स को लेकर कुछ अच्छी बातें कही जा रही थी। जिस समय प्रोफेसर विल को याद करके अपनी स्पीच दे रहे थे, तभी माइक देखता है कि ट्रॉय और उसका दोस्त विल का मजाक उड़ा रहे हैं। दरअसल ट्रॉय वही लड़का है जिसने माइक और उसके दोस्तों को परेशान किया था। फिर असेंबली खत्म होने के बाद माइक ट्रॉय पर बहुत भड़क जाता है, लेकिन ट्रॉय विल का फिर से मजाक उड़ाने लगता है। इस समय 11 माइक के पीछे खड़ी होकर ये सब कुछ देख रही थी। अब 11 माइक पर अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करती है, जिसके बाद माइक सभी बच्चों के सामने ट्रॉय को धक्का दे देता है। फिर ट्रॉय गुस्से में माइक को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी 11 अपनी दिमागी ताकत का इस्तेमाल करके ट्रॉय को एक ही जगह पर फ्रीज कर देती है। फिर ट्रॉय अपनी पैंट में ही सुसु कर देता है, जिसके बाद माइक, लूकस और डस्टिन 11 को साथ लेकर वहां से चले जाते हैं। ट्रॉय को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हुआ, क्योंकि उसकी पूरे स्कूल के सामने बेइज्जती हो गई थी। अगले सीन में हम देखते हैं नैन्सी जोनाथन से उन फोटोज के बारे में बात कर रही थी। जोनाथन खुद भी नैन्सी की बात सुनकर हैरान रह जाता है, क्योंकि जब उसने ये तस्वीरें खींची तो उसने वहां पर कोई भी मॉन्स्टर नहीं देखा। फिर जोनाथन उस तस्वीर को एक रेड लाइट के ऊपर रखकर अच्छे से चेक करता है। दरअसल ये रेड लाइट एक्सपेरिमेंट तस्वीर की बारीकियां ढूंढने के काम आता है। फिर नैन्सी जोनाथन से पूछती है कि तुमने ये सब कैसे सीखा। जोनाथन बताता है कि तस्वीरें खींचना मेरा शौक है और जिस चीज का शौक हो वो काम अपने आप ही आ जाता है। फिर जोनाथन तस्वीर वाली बात को लेकर नैन्सी से माफी मांगता है। दरअसल जोनाथन का ये मानना है कि तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं और इसीलिए उसको जब भी कोई अजीब चीज दिखाई देती है वो तुरंत उसकी तस्वीर खींच लेता है। जिस समय नैन्सी और जोनाथन बातें कर रहे थे तो उस तस्वीर में वो मॉन्स्टर साफ साफ दिखाई देने लगता है। अब जोनाथन को भी एहसास हो जाता है कि उसकी माँ झूठ नहीं बोल रही थी। फिर जोनाथन नैन्सी से पूछता है कि वो मॉन्स्टर दिखने में कैसा था। नैन्सी कहती है कि वो बहुत ही अजीब था, जैसे उसका सिर गायब हो। अब सिर वाली बात सुनकर जोनाथन के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जॉयस भी सभी से यही बोल रही थी कि उस मॉन्स्टर का सिर नहीं था। अगले सीन में हम हूपर को देखते हैं, जो एक ट्रूपर ग्रुप के हेड मैकॉय से बात कर रहा था। दरअसल मैकॉय और उसकी टीम ने ही विल की लाश को उस तालाब से निकाला था और इसीलिए हूपर को शक है कि मैकॉय जरूर कुछ छुपा रहा है। फिर हूपर मैकॉय को ड्रिंक पिलाने के बहाने उससे सवाल जवाब करने लगता है, लेकिन जैसे ही मैकॉय को एहसास होता है कि हूपर एक पुलिस वाला है तो वो तुरंत उस जगह से चला जाता है। अब हूपर को मैकॉय के साथ मजबूरन जोर जबरदस्ती करनी पड़ती है। फिर वो मैकॉय को मार मार के पूछता है कि तुम्हें उस लाश के बारे में कैसे पता चला, क्योंकि हूपर को अच्छे से पता था कि ये सब हाकिंस लैब वालों का ही किया धरा है, लेकिन वो यही बात मैकॉय के मुंह से सुनना चाहता था। अब जिस समय हूपर मैकॉय की पिटाई कर रहा था तो उसकी नजर दूर खड़ी एक ब्लैक कलर की कार पर पड़ती है। उस कार के अंदर से कोई हूपर और मैकॉय पर नजर रखे हुए था, जिसके बाद हूपर उस आदमी को पकड़ने के लिए भागता है, लेकिन तब तक वो कार वहां से चली जाती है। फिर मौका मिलते ही मैकॉय भी वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ माइक और उसके दोस्त भी 11 को हेथकिट वाले रेडियो के कमरे में लेकर आते हैं, जहां से अब 11 विल के साथ बात करेगी। वो रेडियो आम रेडियो के मुकाबले कई गुना ज्यादा तेज सिग्नल भेजने की क्षमता रखता है। फिर जब 11 विल को सिग्नल भेजने लगती है तो उसको याद आता है कि ब्रेनर भी उससे इसी तरह से काम करवाता था। दरअसल 11 ब्रेनर को अपना पिता मानती थी,
क्योंकि ब्रेनर ने ही उसको बचपन से पाला पोसा है। हालांकि ब्रेनर ने उसको कभी भी अपनी बेटी नहीं माना। वो अपने ही मतलब के लिए हमेशा 11 से प्यार से बात किया करता था ताकि 11 का गुस्सा काबू में रहे। अब प्रेजेंट में 11 विल के साथ सिग्नल जोड़ लेती है। अब माइक और उसके दोस्त विल की आवाज साफ साफ सुन पा रहे थे, लेकिन कोई और भी है जिसको विल की आवाज सुनाई दे रही थी और उस शख्स का नाम है जोयस। जब 11 अपनी पावर्स की हेल्प से विल के साथ कनेक्ट कर रही थी तो जोयस को उस दीवार के अंदर से कुछ हलचल होने की आवाज आती है। फिर जोयस दीवार के ऊपर लगे सभी वॉलपेपर को फाड़ देती है, जिसके बाद उसको विल दिखने लगता है। फिर जोयस रोते हुए विल से पूछती है कि तुम इस वक्त कहाँ हो, लेकिन विल उसको कोई भी जवाब देता इससे पहले ही वहाँ पर मॉन्स्टर आ जाता है और वो विल की तरफ भागने लगता है। फिर जोयस चिल्लाते हुए विल को कहती है कि भागो, उस दरिंदे के हाथ मत आना। फिर कुछ देर बाद वो लूप अचानक से बंद हो जाता है और हेथ किट रेडियो में आग लग जाती है। इतने शक्तिशाली सिग्नल भेजने की वजह से 11 की नाक से खून आने लगता है। फिर माइक और उसके दोस्त 11 को उठाते हैं और वहां से खिसक लेते हैं। दूसरी तरफ जोयस विल तक पहुंचने के लिए उस दीवार को तोड़ डालती है, लेकिन दीवार के उस पार कुछ भी नहीं था। इसका मतलब विल एक लूप के जरिए जोयस को दिखाई दे रहा था, जो 11 की ही दिमागी शक्तियों की हेल्प से उत्पन्न हुआ था। अगले सीन में हम हुपर को देखते हैं, जो विल की डेड बॉडी को चेक करने के लिए मॉर्ग में आया था। बाहर बैठा सिक्योरिटी ऑफिसर हुपर को अंदर जाने से मना कर देता है, लेकिन हुपर कहता है कि मुझे मूवी ज्ञान वाले भाई साहब ने भेजा है। लेकिन सिक्योरिटी ऑफिसर कहता है कि मैं उसको नहीं जानता। फिर हुपर कहता है क्या बात करते हो, तुम उसको नहीं जानते। फिर हुपर उस ऑफिसर को एक ही मुक्के में चित कर देता है और फिर उसकी जेब से चाबियां निकालकर चुपचाप कमरे के अंदर घुस जाता है। विल की बॉडी अभी भी उसी फ्रीजर में रखी हुई थी, क्योंकि जोयस ने विल का फ्यूनरल करने से मना कर दिया था। फिर जब हुपर विल की बॉडी को बाहर निकालता है तो उससे विल का चेहरा देखा ही नहीं जा रहा था, लेकिन फिर हुपर हिम्मत दिखाकर विल की बॉडी को काटने लगता है। विल की बॉडी को चीरते ही हुपर के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर रुई भरी हुई थी। यानी कि ये बॉडी असली नहीं थी, बस एक स्टैच्यू था, जो कि हॉकिंस लैब वालों की चाल है। उन्होंने जानबूझकर विल की नकली बॉडी पानी से निकलवाई ताकि सबको यकीन हो जाए कि विल मर चुका है, जबकि असल में विल किसी और दुनिया में था। दूसरी तरफ लोनी विल की मौत की खबर सुनकर जोयस के पास आ जाता है। जोयस लोनी को सीने से लगाकर रोने लगती है और फिर उसको सारी बात बता देती है। दूसरी तरफ हुपर चुपचाप से हॉकिंस नेशनल लैब के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था और इसी के साथ 4th एपिसोड का एंड हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। दोस्तों, मैं इसके अगले 4 एपिसोड कल ही लेकर हाजिर हो जाऊंगा, इसलिए अगर आपको ये सीरीज और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जैसे ही अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। मैं मिलूंगा आपसे इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन, बाय बाय।